नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो गणित प्रश्न पत्र होता है उसके आज तक के पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ वह प्रश्न भी शामिल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आपको यह PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। तो दोस्तों किस पे होता है? वर्ग अंतराल के पर बने आयत का जो क्षेत्रफल जो होता है वह समानुपाती होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर वर्ग की बारंबारता के। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को कहते हैं। तो दोस्तों सर्वांग समता में क्या होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, वह दोनों को आपस में एक दूसरे को ढक लेती हैं। तो सर्वांग समता इसका उत्तर होगा। सर्वांग समता में होता है तो दोस्तों क्या होता है, जो उनकी बनावट होती है वह समान होती है तभी एक दूसरे को ढक पाते हैं। समान आकार के होते हैं, यानी पहली वस्तु दूसरे को ढक रही है तो दूसरी वस्तु भी पहले को ढक सकेगी, और उनका क्षेत्रफल भी समान होता है, यानी उत्तर ये सभी सही हो जाएगा। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। तो दोस्तों समान त्रिभुजों में समान संगत के कोण बनते हैं, समान क्षेत्रफल होता है, समान भुजाएं होती हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। सर्वांग समता की शर्तें जो होती हैं वह साइड एंगल साइड, यानी यह तीनों बराबर होने चाहिए, या फिर साइड 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 अगर बराबर होता है तो वह सर्वांग सम है, या फिर एंगल एंगल और साइड बराबर है तो भी वह सर्वांग समता के नियमों को फॉलो करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समान कोणीय दो सरल रेखाएं आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। तो दोस्तों वह समरूप कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार कर 10, 65 और 91 का एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 910। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों असमान परिमेय संख्याओं से मतलब जैसे 2/1 और 3/1 है, इसके बीच की आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यह दोनों संख्याएं जोड़कर 2 से भाग किया जाता है, फिर कोई एक मिड में संख्या आ जाएगी, फिर जो पहला टर्म है उसको इसके साथ फिर से कर सकते हैं, इसको इसके साथ फिर से कर सकते हैं, फिर से एक एक संख्या आएगी। इस प्रकार असंख्य संख्याएं आती हैं या अनंत आएंगी। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 3 + 2 × 7 का मान होगा। तो दोस्तों आप इसको हल भी कर सकते हैं। तो 3 + 2 5, 5 × 7 35, यानी यहाँ पे 35 आ रहा है तो आपको ऑप्शन के अनुसार भी 35 लाना होगा। या फिर आप समझ सकते हैं कि x + y लिखा होता है और बाहर अगर 7 लिखा है तो क्या होता है, x के साथ 7 गुणा होता है, यानी 3 के साथ 7 गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद जो साइन होता है उस साइन के साथ ही अगला जो यह चर है वो भी गुणा होता है, यानी यहाँ माइनस नहीं होगा, पहला इस प्रकार गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, x - 7 और x - 9 का गुणनफल होगा। तो दोस्तों और की जगह आप गुणा लगा देंगे और जो पहला चर है उसको पहले चर के साथ गुणा करेंगे तो x और x जो हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर x को हम 9 के साथ गुणा करेंगे तो -9x हो जाएगा। फिर -7 को x के साथ करेंगे तो -7x आ जाएगा, और फिर -7 को -9 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 सते 63। यह आपका हल आ गया, परंतु आप इसमें जो x वाले टर्म है वह 2 बार हैं तो इनको हल कर लेंगे। दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। तो x² - 16x + 63 उत्तर आ जाएगा, जो ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 16x। दोस्तों यहाँ प्लस दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी 11 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा नन, यानी चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको आधार ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह हाफ गुणे आधार गुणे लंब होता है। तो लंब आपको 8 दिया हुआ है तो गुणे आधार हो जाएगा बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है, 48 है। तो अब हम देखेंगे दोनों तरफ जो अंश है वो क्या आपस में कट रहे हैं, तो 8 छके 48। अब जो यह हर है दूसरी तरफ जाके अंश के साथ गुणा हो जाएगा, तो आधार आ जाएगा दोस्तों 6 दूनी 12। 12 ऑप्शन ए में है तो वही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या। तो दोस्तों यह स्वयं पहले से ही माइनस में है, तो इससे जो छोटी होगी वो भी माइनस में होगी, तो यह जो पॉजिटिव टर्म है यह पहले ही कट जाते हैं। इसके अलावा जो इसका हर है वह 9 है, और इन दोनों ऑप्शन में भी हर जो है वह 9 है। जब हर समान होता है तो सिर्फ हम अंश को देखते हैं, तो -4 -1 और -7 में आप बताइए कौन छोटा है। तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वही छोटी होती है, तो -7 जो होगा वह इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16, 32 और 64 का लसा क्या होगा। तो दोस्तों 16, 32 और 64 का आप इस प्रकार करके लसा ज्ञात कर सकते हैं। तो 16 से ही कट जाएगा, 16 एकम में 16, 16 दूनी 32, 16 चौके 64। अब यह 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, और यह 2 से फिर से कटेगा, तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y। तो दोस्तों इसको हल करना है, तो जो y के टर्म है वह एक तरफ लाइए, तो 1.5y दूसरी तरफ प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा 0.5y बराबर, यह जो 7 है वह दूसरी तरफ होगा तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और 1.5 में से 0.5 जाएगा तो 1y बचेगा, जिसे हम सिर्फ y भी लिख सकते हैं, यानी y बराबर 7 जो है यह हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, जो आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। तो दोस्तों 16 में क्या करना है, आपको गुणा करके हल करना है। तो y का z के साथ गुणा होगा तो yz आ जाएगा। इसके बाद y का पुनः x के साथ गुणा होगा और x के आगे माइनस है तो -xy हो जाएगा। अब प्लस zx हो जाएगा, इसके अलावा माइनस yz हो जाएगा, इसके अलावा प्लस xy हो जाएगा और -xz हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, जिनके जो समान है उनको जोड़ देंगे, तो yz यहाँ है, yz यहाँ है और ऑपोजिट साइन है तो दोनों कट जाएंगे। जैसे कि 1 और 1 होता है तो यह प्लस का है, यह माइनस का है तो शून्य आ जाता है। इसी प्रकार यह सभी कट जाएंगे और उत्तर जो है वह शून्य का आ जाएगा, क्योंकि xy है वह यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यह भी कट जाएगा। इसी प्रकार xz जो है यह भी कट जाएगा, और 16 प्रश्न का उत्तर आ जाएगा डी, शून्य। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और आधार आपको दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी क्षेत्रफल जो दिया है 45 बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, 15 गुणे ऊंचाई यानी h। अब देखेंगे दोनों तरफ अंश में क्या कुछ कट रहा है, तो 15 तियाँ 45। अब जो दाईं तरफ का हर है वह बाईं तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 6, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव होता है। तो दोस्तों ऐसी संख्या जैसे जोड़ने पर क्या हो दोस्तों, वही संख्या आ जाए। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है, यानी ऐसी कोई संख्या जैसे 5 है तो ऐसी कोई संख्या जिसको हम इसमें जोड़ें तो 5 ही आए, तो वह दोस्तों शून्य होती है, यानी इसका उत्तर आ जाएगा शून्य। अगला प्रश्न है 56,
70 और 84 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार करके 56, 70 और 84 का एलसीएम स्वयं से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका उत्तर आएगा 840। अगला प्रश्न है समीकरण 2.8 बराबर 5.4 प्लस एक्स। तो दोस्तों जब भी ऐसा हो तो हम जो एक्स है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो 2.8 एक्स माइनस एक्स, क्योंकि दूसरी तरफ प्लस में है, बराबर 5.4 हो जाएगा। 2.8 में से जब एक एक्स को घटाएंगे तो 1.8 एक्स बचेगा, बराबर 5.4। तो यह जो है इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। इसके अलावा एक एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो हट जाएगा, और 18 तियाँ 54, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 54, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो दोस्तों जब समबाहु की बात करता है तो फॉर्मूला आपका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा यानी एस साइड स्क्वायर, तो हम यहाँ एस लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल की जगह हम 400√3 लिख लेंगे। अब जो अंश है वह आपस में कट जाएंगे और जो बाईं तरफ हर है वह दाईं तरफ जाकर गुणा हो जाएगा, तो हमारा साइड स्क्वायर बराबर 1600 आ जाएगा, और जो यह स्क्वायर लगा है वह दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 1600 का रूट होता है दोस्तों 40। तो आपका जो 40 है वह उत्तर आ जाएगा, जो आपका भुजा आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको इसका परिमाप ज्ञात करने को कह रहा है। तो किसी भी आकृति का परिमाप सभी भुजाओं का सम होता है। तो 40 + 40 + 40 जब हम जोड़ेंगे तो 120 जो होगा वह इसका परिमाप आ जाएगा। अगला प्रश्न है x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8x² का योगफल होगा। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ना है तो हम सिंपली बीच में जोड़ का निशान लगा देंगे, और जो x² है वह x² के साथ हल होगा तो 2x² हो जाएगा। फिर जो xy है वह xy के साथ हल होगा, तो सेम लिखा हुआ है और साइन अपोजिट है तो यह कट जाएंगे। अब जो y² है वह y² के साथ हल होगा, तो यह प्लस का 9 है, इधर माइनस का 8 है, तो 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या है वह प्लस में है, और यह था किसमें, y² के टर्म में, तो यह आ गया दोस्तों 2x² + y², यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। दोस्तों अभाज्य का नियम होता है ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, वह स्वयं और 1, यानी 1। तो जो 9 है इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 9 और 3, तो यह अभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार 18 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 11, क्योंकि यह सिर्फ 1 से और स्वयं से कटता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, यानी इसमें आपको ढूंढना है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो जो पहला ऑप्शन है उसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1, 6 और 2, 3, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो यही आपका भाज्य संख्या और उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 और 36 का मौसा ज्ञात कीजिए, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पहाड़ा पढ़ें तो यह दोनों संख्याएं कट जाएं। तो दोस्तों आप इसका मौसा निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको इसका फैक्टर लिखना होगा। तो 2 गुणे 12 बचा, तो फिर 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24। इसी प्रकार इसका लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे। तो आपको HCF में क्या करना होता है, सिर्फ वही लेना होता है जो दोनों संख्याओं के फैक्टर हैं। तो यहाँ एक बार 2 है, यहाँ भी एक बार 2 है, तो एक बार हमारा 2 आ गया। फिर यहाँ भी एक बार 2 है, यहाँ भी एक बार 2 है, तो एक बार और 2 आ गया। इसके अलावा जो 3 है वह दोनों में कॉमन अगर लें तो एक ही बार ले सकते हैं, तो
यह हमारा कॉमन आ गया। अब हम इसको गुणा करेंगे तो हाईएस्ट आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यंजक x³ + 1 और x² - 1 का मौसा ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको इसमें फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो वह होता है दोस्तों a + b यानी x+1, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² यानी x² माइनस ए बी यानी x और b यानी 1 को गुणा करेंगे तो x ही आएगा, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर तो वह आएगा 1। इसके अलावा x² - 1 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x+1 x-1। तो अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना होता है, जो कॉमन होता है उसे लेना होता है। तो x+1 दोनों में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3x² y², 4xy का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक में जो हाईएस्ट पावर होती है वह लेना होता है, यानी x² हो जाएगा और y में y² हो जाएगा। इसके अलावा जो 3 और 4 बच गया उसको आप जैसे संख्या में निकालते हैं, 3 और 4 का एलसीएम जैसे संख्या में निकालते हैं उस प्रकार निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12x² y² इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है x² और y³ में आपको लसा ज्ञात करना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि लसा में जो हाईएस्ट पावर होती हैं सिर्फ उन्हें ही लिखना होता है। तो हाईएस्ट पावर x की जो है वह x³ है और y की जो है वो y³ है, तो उत्तर आ जाएगा x³ गुणे y³। अगला प्रश्न है दोस्तों x³ y², x² y³, x⁴ गुणे x⁴ का मौसा ज्ञात करें। दोस्तों मौसा में आपको जो है वह कॉमन लेना होता है, यानी जो छोटी पावर है वह सब में होनी चाहिए। तो जैसे x² है वह इसके अंदर भी छुपा हुआ है, इसके अंदर भी छुपा हुआ है, तो x के टर्म में हमारा x² आएगा, और उसी प्रकार y का जो लघु रूप है x² उसे हम लेंगे, तो इसका उत्तर आएगा x² गुणे y²। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें आपको भाज्य का सूत्र बताना है। तो दोस्तों जो सूत्र होता है वह होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जैसे कि 2 है और यहाँ आपको 6 से भाग करना है, तो 2×3 6 और आपका शेषफल बचा 0। तो क्या होगा दोस्तों, यह जो है यह आपका भाजक है, यानी यहाँ यह आपका भाज्य है, तो 6 की जगह भाज्य की जगह 6 लिख दिया, भाजक की जगह आपने 2 लिख दिया, और भागफल की जगह आपने 3 लिख दिया, और शेषफल की जगह 0 लिख दिया। तो यह फॉर्मूले को एकदम फॉलो कर रहा है, यानी यह आपने ऑप्शन बिल्कुल सही लगाया है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो दोस्तों 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 होती है। इसके अलावा अगर आपसे 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछता है तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से ही शुरू होती है, तो उससे पहले कोई प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती है। परंतु 1 की पूर्ण पूर्ववर्ती पूछता है तो वह 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अगला प्रश्न है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, यानी जैसे आप गिनती पढ़ते हैं उसी प्रकार क्रमागत यानी नेक्स्ट संख्या बतानी है 101 की। तो 101 के बाद 102 आता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो अ है वह सही हो जाएगा। परंतु दोस्तों इसमें 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, तो दोस्तों 102 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 33 हो गया, जिसका उत्तर 102 आ गया। इसके अलावा अब हम देखते हैं 34। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि यह जो लिखा हुआ है वह किस नियम के आधार पर सत्य है। तो दोस्तों यह जिस नियम के अनुसार लिखा है कि यह इसके साथ गुणा हो रहा है और फिर इसके साथ गुणा हो रहा है, वह नियम है दोस्तों व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्रैकेट में -8 का योगात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि जो हमारा उत्तर आए वह 0 आ जाए। तो आपको दिया क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी आपको 8 दिया है, तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो आप -8 ही तो जोड़ेंगे तो 0 बनेगा।
तो आपका उत्तर अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों जो पाई होता है वह परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14 और इसके बाद भी आती जाती रहती है, तो यह अपरिमेय संख्या होता है। परंतु साथ ही में आप ये भी याद रखिए कि 22.7 जो होता है वह परिमेय संख्या को होता है, क्योंकि यह पाई की अप्रॉक्स वैल्यू लिखी रहती है और P/Q के रूप में लिखी होती है। अगला प्रश्न है, घन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का घन पूर्णांक होगा। तो दोस्तों आपको इसका जो नेक्स्ट क्रमागत संख्या है वह बताना है। तो 3a + 5 है, तो इसमें एक और प्लस कर देंगे और यह दोनों संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगी और 3a + 6 उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से योगात्मक तत्समक है। तो दोस्तों आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, योगात्मक तत्समक वह होता है जिसको जोड़े तो संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े और वही संख्या आ जाए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो दी हुई संख्या को हम बस साइन बदल देते हैं तो वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है, क्योंकि जोड़ने पे शून्य बन जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, x² - 1 x + 1² का सरलतम रूप। तो दोस्तों जो ऊपर है इसका आप फॉर्मूला लिखिए, x - 1 और दूसरा x + 1 और बटे में x + 1 ऑलरेडी है, 2 बार है, तो एक बार का टर्म कट जाएगा और आपका उत्तर x - 1 बटे में x + 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य। तो समतुल्य की बात करता है, यानी आपको इसका लघु रूप पूछ रहा है। तो किसी ऐसी संख्या को ढूंढिए जिससे दोनों कट जाएं। तो 3 से कटेगा 24 और 3 से ही कटेगा 45, यानी 3 × 24 और 3 × 15 = 45, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण x/4 + 10 = -4 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो यह अचर हैं इनको एक साइड लीजिए, x/4 = -4 - 10, तो क्या हो जाएगा, x/4 = -14 और अब यह जो बाईं तरफ है वह हर में है, तो अंश में जाके गुणा हो जाएगा, तो 14 चौके आपका 56 उत्तर आ जाएगा माइनस का। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा दी हुई है 1.6 और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, तो 16 का वर्ग होता है 256। एक संख्या के बाद दशमलव लगा है और 2 बार गुणा कर रहे हैं, तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा और आपका ऑप्शन जो है वह बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो जो 2 होता है वह सबसे छोटा समअभाज्य होता है, क्योंकि अभाज्य के 2 फैक्टर होते हैं और सम का मतलब है ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो अगला प्रश्न है, 45, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 है और उसका आधार दिया हुआ है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यह 2 बार मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ऋण पूर्णांक संख्याएं। तो दोस्तों वह पूर्णांक संख्याएं जिसके आगे ऋण का साइन लगा हो, यानी निगेटिव साइन लगा हो, वही आपकी ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो दोस्तों शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में हमें जो उत्तर लाना होता है वह 1 लाना होता है, पर शून्य से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो शून्य ही आ जाएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। -1 और 1 के बीच में अपरिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो दोस्तों जब भी 2 संख्याओं के बीच आपको अपरिमेय संख्याएं पूछे तो वह अनंत होगा। -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा दोस्तों, यानी आपको क्या करना है, आपको जो है -8 में ऐसा क्या आप जोड़ें कि वह शून्य बन जाए। तो +8 ही तो जोड़ेंगे तो शून्य बनेगा, परंतु ऑप्शन में +8 है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। -16 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो फिर से आपको प्लस का 16 जोड़ना पड़ेगा तो शून्य बनेगा, परंतु ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे संबंध को समानुपात कहते हैं। समानुपात पदों में यह दिया हुआ है, तो क्या है दोस्तों, यह पूछ रहा है कि ऑप्शन जो दिए हैं उसमें कौन सा सही है। तो जो 30 और 60 है यह मध्य पद है, ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में लिखा है, डी में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यह बाहरी पद है या बाह्य पद है। अगला प्रश्न है कि यह जो 4 संख्याएं दी हैं यह समानुपात में नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जो समानुपात का नियम होता है वह यह कहता है कि जो मध्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल बाह्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा यह फॉलो नहीं कर रही हैं चारों संख्याएं, इसलिए यह समानुपात में नहीं होगा, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। आप गुणा करके भी देख लें तो जो बाह्य पद हैं इनका गुणनफल 25,000 आएगा, वहीं मध्य पदों का गुणनफल 37,500 आएगा, जो बराबर नहीं है। तो यह जो है वह समानुपात में भी नहीं है। 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो दोस्तों दो संख्याओं के बीच मध्यानुपाती हम x ले लेते हैं, फिर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं तो 6:x समानुपात x/54 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य पद क्या हो जाएंगे, x² हो जाएंगे, और बाह्य पद 6 × 54 जो हम गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 18। अगला प्रश्न है 55। 5:5 लिखा है, इसके अलावा x/45 लिखा है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों मध्य पदों का गुणनफल जो होगा वह बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा x = 45। अगला प्रश्न है 9, 12, 18 का लसा है। तो दोस्तों आपको लसा ज्ञात करने आता ही होगा, इसे आप इस प्रकार 9, 12, 18 करके लिख सकते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो जो बड़ी संख्या है उसका आप पहाड़ा पढ़िए, जैसे 8, 18, 18 दूनी 36, और देखते जाइए कि क्या पहाड़े हम जो पढ़ रहे हैं वह संख्या बाकी दो संख्याओं से कट रही हैं। तो 18 एकम में 18 पढ़ा आपने, तो यह 18 जो है वह 12 से नहीं कट रहा है, परंतु जब 18 दूनी 36 आपने पढ़ा तो वह 12 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो यही 36 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 के अपवर्तक हैं। तो दोस्तों अपवर्तक का मतलब फैक्टर होता है, और 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 9, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नन। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो दोस्तों वह होती है 1, क्योंकि 1 से ही प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। 1 क्या है, तो दोस्तों वह ना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य में 2 फैक्टर होते हैं, भाज्य में 2 से ज़्यादा होते हैं, परंतु 1 का एक ही फैक्टर होता है, वह स्वयं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स, ना तो भाज्य ना अभाज्य। क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है दोस्तों वह होता है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, यह क्रमागत संख्याएं हैं, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अगला प्रश्न है 62, किसी पूर्ण संख्या में से 0 को घटाने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों वही संख्या प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन ए जो है वह 5 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग बनता है तो आपका एक फॉर्मूला निकल कर आता है a + b का होल स्क्वायर, जिसका होता है a² + b² + 2ab, परंतु यहाँ जो ab है वह माइनस में है, तो आप a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a² + b² - 2ab। ठीक है, आपको इसमें एक स्क्वायर का टर्म दिख रहा है जो 1 है, यानी a जो होगा वह 1 हो जाएगा, और जो माइनस में 8x लिखा है उसमें स्क्वायर नहीं है, इसलिए वह -2ab की जगह लिखा हुआ है। तो क्या है यह, इसको ब्रेक करते हैं तो 2a तो है x, तो a की जगह हमने 1 लिख दिया, और b जो बच गया है, यानी 2 अगर हमने हटा लिया तो क्या बचा, 4x बचा। ठीक है, तो यानी जो हमारा b होगा वह दोस्तों 4x होगा, और जिसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16x², जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है x² - 4x - 5 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों जो आखिरी टर्म होता है उसका हम इस प्रकार फैक्टर करते हैं कि उसके आगे लगे साइन की मदद से हम जो मिडिल टर्म है 4 वह ला सकें। तो 5 के फैक्टर होते हैं 5 और 1, यानी 5 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, तो 4 की जगह हम 5 - 1 लिख सकते हैं। तो x² - 5 - 1 बाहर है x - 5, और अब हम इसको हल कर लेंगे तो x² - 5x - x - 5
हो जाएगा। इसके बाद x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5, और यहाँ दोनों टर्म में कोई कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, जिसके बाद x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ दोनों ब्रैकेट में x माइनस 5 है तो अब हम x माइनस 5 को कॉमन लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बचेगा। दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में यहाँ प्लस होगा क्योंकि यह माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फिर हम +1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ भी +1 आएगा, तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो दोस्तों आपको बता चुका हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। दोस्तों इस फॉर्मूले की मदद से आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों सूत्र होता है πr²। अब इस पर आधारित एक प्रश्न भी है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, यानी r जो है वह 7 दिया हुआ है, वर्ग लिखा है इसमें तो यानी 2 बार लिखेंगे, और पाई क्या होता है, पाई होता है दोस्तों 22/7। ठीक है, इसका यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 7 करेंगे तो गुणा करने पे दोस्तों आएगा 154 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 बार रेडियस गुणा हो रहा है यानी मीटर गुणे मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 70 प्रश्न है, घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों घन के आयतन का सूत्र होता है a³। अगला प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो दोस्तों वह 90 डिग्री बनता है तो समकोण होता है। 16:40 में तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह आपके 2 टर्म दिए हैं, तृतीय की जगह x मान लेते हैं, तो जो लिखने का तरीका होगा वह ऐसे होगा। तो 16:40 समानुपात 40:x हो जाएगा, जिसके बाद बाहरी टर्मों का जो गुणा होगा वो मध्य टर्मों के गुणे के बराबर आएगा, यानी मध्य पदों के गुणे के बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, देखते हैं अंश का अंश में कुछ कट रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ 4 गुणे 4 करेंगे तो आएगा हमारा 16, और 2 शून्य है तो 2 शून्य, और इधर भी 16 है तो 16 से 16 कट जाएगा और दाईं तरफ 100 बचेगा, और बाईं तरफ स्क्वायर है तो यह दाईं तरफ जाएगा तो √100 होगा, जिसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73, x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है। तो दोस्तों इसमें x भी है y भी है, इसलिए यह विजातीय हो जाएगा, जबकि 74 में सिर्फ y है तो यह सजातीय हो जाएगा। समीकरण के पक्ष होते हैं। तो दोस्तों समीकरण के जो पक्ष होते हैं वह बाईं तरफ और दाईं तरफ यानी 2 होते हैं। 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी घात है वह 2 है तो यह द्विघाती हो जाएगा। इसमें जो है x + 1 का क्यूब लगा है तो इसको जब आप हल भी करेंगे तो बड़ी घात x की क्यूब आएगी, यानी यह त्रिघात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ax + bx - ay - by। तो दोस्तों इसको आपका गुणनखंड करना है, तो यहाँ से और यहाँ से आप a कॉमन ले लेंगे तो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा x - y। फिर इसी प्रकार यहाँ और यहाँ से कॉमन लेंगे आप b, तो आपका बचेगा x - y। अब दोनों ब्रैकेट में x - y है तो उसी को कॉमन ले लेंगे तो एक और ब्रैकेट में बचेगा a + b, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, x² + 8x + 7 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों जो आखिरी टर्म है उसका हम फैक्टर करेंगे, जिससे हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। तो 7 का फैक्टर 7 और 1 होता है तो हम प्लस करेंगे, तो 7 8 की जगह हम 7 + 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा x² - 7x - x + 7। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए इन दोनों में से, तो x - 7। इसी प्रकार आप यहाँ से माइनस का 1 लेंगे तो x - 7 आ जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा x - 7 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, यह भी गुणनखंड का है, तो आप यह कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों इसमें जो लास्ट टर्म है इसका पहले टर्म के साथ गुणा कर देंगे, 15 गुणे 6, ठीक है, 6 पचे 30, 6 कम 6 3 90, यानी जो 90 आया इसके आप फैक्टर कीजिएगा और माइनस करने पे उन दोनों फैक्टरों को आपको 1 लाना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है √2, √4, √.4, √2 में परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ऐसे इनमें वह संख्या ढूंढिए जिसका रूट करने पे हमें एक पूर्ण संख्या मिले। तो √4 का होता है 2, तो यह हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, तो उत्तर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है 33.328 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सभी संख्याओं को शून्य कर दीजिए सिर्फ 2 को छोड़ के, तो 0.002 और उसके बाद 0। तो दोस्तों शून्य दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के बाद शून्य लगाए तो कोई मान्य नहीं होता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.02, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 2 की घात x+1 बराबर 16। तो जो 16 है उसको 2 में ब्रेक कीजिए। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो इधर भी 2 की घात लगा है, इधर भी 2 की घात लगा है, तो जो घातें हैं वह बराबर हो जाएंगी। तो x+1 बराबर 4 यानी x बराबर 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 1/8 - 3/8 प्लस 2/8 डिवाइडेड बाई 1/4 का 1/2, ठीक है दोस्तों। तो जो का होता है उसको हम सबसे पहले हल करते हैं। तो 1/4 जो है वह का मतलब गुणा होता है, तो वो यह हो जाएगा दोस्तों 1/8, ठीक है दोस्तों। अगर आपने बॉड मास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ आ गया आपका 1/8, इसके आगे लगा है डिवाइड, तो यह जो डिवाइड के बाद की संख्या होती है वह पलट जाती है। तो 2/8 गुणे 8/1 हो जाएगा। अब यह 8 से 8 कट जाएगा, यानी आपका यहाँ बचा 2। तो अब आपके पास क्वेश्चन बचा है 1/8 -3/8 प्लस का 2। क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, तो 8 एलसीएम आएगा, 1 - 3 प्लस का यहाँ पे 8 दूनी 16, ठीक है, 16 + 1 17, 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया दोस्तों, तो क्या बचा, तो दोस्तों यह बचा हमारा 14/8, जिसको हम लिख सकते हैं 7/4, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और 5 हैं, तीनों विषम हैं, तो त्रिभुज भी विषम त्रिभुज होगा, यानी ऑप्शन सी। 10 से 20 की उच्च सीमा है दोस्तों, सबसे लास्ट 20, ऑप्शन बी। 30 40 के मध्य बिंदु होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें तो 35 उत्तर आएगा, जो ऑप्शन ए में है। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं दोस्तों, 3 बार बता चुका इस वीडियो में, अनंत होती है। 21 का अनुवर्ती अनुवर्ती यानी +1, तो 21 का अनुवर्ती यानी +1 यानी 22 हो गया। फिर 22 का पुनः अनुवर्ती यानी 23 उत्तर आएगा। एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो एक मैदान की भुजा जो दी है 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेक्टेयर को मीटर में बदल लें, क्योंकि आपकी जो भुजा है वह मीटर में दी हुई है। तो 0.5 हेक्टेयर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 5000 मीटर, ठीक है दोस्तों। यानी आपको क्षेत्रफल यह पता चल गया। अब आपको क्या करना है, एक आयतकार मैदान की दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। एक भुजा आपको 125 पता है, तो दूसरी L/B हो जाएगा, यानी दूसरी भुजा हो जाएगी x बराबर इतना। अब 125 से यह 5000 आप जब कट करेंगे तो दोस्तों x बराबर आ जाएगा आपका 40, यही आपकी दूसरी भुजा हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और 1 घन मीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 लीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके UPDLED सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के सारे ऑब्जेक्टिव जो आज तक पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं प्रश्न के अंत में लिखा हुआ है किस वर्ष में पूछे गए हैं, वह समाप्त होते हैं। तो इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।